रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अताउल हक कासमी केस का तारीखी फैसला देकर तारीख को रकम कर दिया। गैर कानूनी तौर पर तैनात होने वाले अताउल हक कासमी से रकम वसूल करने का बड़ा हुक्म। अताउल हक कासमी की तैनाती में मुलव्विस वफाकी वज़रा परवेज रशीद और इसहाक डार समेत प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद से भी अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया गया। सवाल यह है कि ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इस तरह के अदालती फैसलों से क्यों नहीं सीखते, और इसके साथ साथ क्या तहरीक इंसाफ पीटीवी का 4 अरब रुपए का खसारा पूरा करने के लिए बिजली बिल्स में पीटीवी फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने जा रही है? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कौमी असम्बली इजलास, इमरान खान के असम्बली इजलास में ना आने से वज़रा ने भी इसे अहमियत देना छोड़ दी। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे की पगड़ियां उछालने के बाद ईवान का माहौल बेहतर रखने का फैसला भी कर लिया। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को लीज पर देने से मुताल्लिक शेख रुहेल असगर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दरमियान नोक झोंक भी होती रही। असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर ने शाजिया मरी पर किस बात के लिए तंज कर दिया? शहबाज शरीफ अपोजिशन चैम्बर में किस तरह तनहा मायूसी की तस्वीर बने हुए थे? असम्बली अहवाल जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे शहबाज शरीफ के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। चनियोर शुगर मिल के साथ साथ दीगर केसेस में भी गिरफ्तारियों का इम्कान। शहबाज शरीफ के सामने फवाद हसन फवाद के रोने का किस्सा क्या है? डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के इंटरव्यू के हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ महकमा आसार कदीमा की एक और नालायकी सामने आ गई। बहावलपुर के करीब बुद्धमत मजहब के मानने वालों की एक और इबादतगाह शिकस्त हाली का शिकार है। हजारों साल पुराना बुद्धमत मजहब का मुजस्सिमा तबाही के दहाने पर है। आखिर महकमा आसार कदीमा तारीखी विरसों के बचाव के लिए बेदार क्यों नहीं हो रहा? इस पर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले क्लासेस साहब, कल जिस महफूज फैसले पे हम बात कर रहे थे आज वो सामने आ गया है। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में क्या लिखा गया है? बिल्कुल आमिर मतीन साहब, मैं और हमारी टीम सारी जो है वो जब से फैसला आया है हमने इसको पढ़ा भी है, समझने की कोशिश भी की है। जहाँ पे समझ नहीं आ रही थी तो हमने कोई कैसे हमसे ज़्यादा समझदार जो है मोहम्मद मालिक, उनसे थोड़ी हेल्प लेने, उनसे भी समझने की कोशिश की है कि ज़रा आप हमें कोई थोड़ा सा समझाएं। मालिक साहब को हम दोनों बड़ा इंतज़हीन उनको मानते भी हैं, समझते भी हैं। उनकी खामियाँ एक साइड पे रख के तो उनसे भी हमने कोशिश की है कि बातें समझी जाएँ ज़रा। इसमें वो तो सारी कौम ने सुन लिया है कि जो फैसला आया है, आमिर साहब भी उस पर तफसील से बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो मतलब मुझे कहने में इसमें हर्ज नहीं है कि अताउल हक कासमी साहब को उनके ड्रामों की वजह से, उनके कालमों की वजह से, और बड़े अच्छे उन्होंने मतलब हिट उन्होंने ड्रामे दिए। उन्होंने बड़े मतलब अच्छे उनके मज़ाहिया कालम जो लिखते थे उसमें भी ये पहले कोई इतना कल्चर नहीं था। इससे पहले मैं दिलदार परवेज़ भट्टी साहब लिखते थे, ये आके अताउल हक कासमी साहब लिखते थे। जैसे लाहौर के कल्चर पे ड्रामे न लिखे, बड़ा इनका नाम है, बड़ी अच्छी इनकी किताबें, सफ़रनामे वगैरह सब कुछ है। इनके लिटरेरी उन चीज़ों से किसी को मेरा ख्याल है वो नहीं है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है, शुबा भी नहीं है। उनका भी बार बार जिक्र किया गया, बल्कि इसी वजह से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही उन्होंने एक्सक्यूज़ लिया था जो उस वक्त मेरा ख्याल उनका क्या नाम था, अशतर अली, किसी के लिए भी मुश्किल नाम। अच्छा, मेरी ज़बान में नहीं चढ़ता, आपको दाद देता हूँ कि आपकी ज़बान पर चढ़ो और आपसे हर दफ़ा मैं हेल्प लेता हूँ। खैर, उन्होंने यहाँ तजवीज़ दिया था कि जनाब कि आप ऐसे करें, ये केस जो है ना नैब को ना भेजें। उम्र उनकी 72-74 साल के करीब है, और उन्होंने भी लिटरेरी ही उन्होंने रेफरेंसेस दिए थे कि अच्छा नहीं लगता जो बंदा एक उसने कालम लिखे हैं, लिटरेचर है, बाकी चीज़ें हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। सो फिर यही से उसके बाद कोर्ट ने कहा जी नैब को केस अगर नहीं भेजना कि वहाँ सजाएं ना हो, जेल ना हो, जेल से बच गए हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा 19 करोड़ रुपया जो है ना वो रिकवर कराया जाए इनसे। और वो भी उन्होंने मेरा ख्याल अदालत ने उनके लिए एक नई प्रेसिडेंट सेट किया। हम उस पर भी आते हैं कि उन्होंने कहा 19 करोड़ रुपया अकेले उनसे नहीं रिकवर करवाया जाए अताउल हक कासमी साहब से। इसमें उन्होंने कहा जनाब 2 फेडरल मिनिस्टर जो है परवेज रशीद साहब और साथ में इसहाक डार साहब और साथ में आप फवाद साहब, तकरीबन 19 करोड़ तकरीबन 20 करोड़ ही बन जाता है। उसमें से 50% जो है वो अताउल हक कासमी ने देना है जो कि रफली 10 करोड़ रुपया है। उसके बाद 20% परवेज रशीद साहब ने देना है जो कि मेरा ख्याल 4 करोड़ बन जाता है। और 4 करोड़ रुपए के करीब जो है ना तकरीबन वो इसहाक डार साहब ने देना है। 2 करोड़ रुपया फवाद हसन फवाद साहब ने देना। बड़ा हिसाब किताब करके बैठे हुए हैं। मैं से कह रहा हूं बड़ा हिसाब किताब हम तो कड़ाइयों का हिसाब कर रहे थे, बड़े अरसे से हम शोर में जा रहे
थे 2 साल से कि ये जो पीटीवी में कढ़ाइयाँ चल रही हैं ना, हम शोर मचा मचा के तक गए थे, ये अब नतीजा निकल आया फाइनली। खैर, अब आप बहुत सारे लोग ये भी सोचने में मतलब थोड़े से हो सकते हैं हक बजानिब कि ये कौन सी बड़ी बात थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे एमडी साहब थे उनको हटा दिया, या उसके बाद एक जजमेंट आ गई, कोई इतनी बड़ी खबर मतलब नेशनल लेवल की सपोजली नहीं होनी चाहिए। एक सवाल बनता है कि आप इसको पहले लीड स्टोरी बना के बैठे हैं। इसका पेज नंबर है आमिर साहब 42, जिसकी वजह से हमने इसको लीड स्टोरी बनाया आज के प्रोग्राम की। उसमें 42 पेज पे इंतहाई यहाँ पे उन्होंने जजमेंट लिखी है ना चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वेरी कम्प्रीहेंसिव, कोई उन्होंने नुक्ता छोड़ा नहीं है, बड़ी शानदार उन्होंने जजमेंट लिखी है। जो लोग उन पर एतराज़ कर रहे होंगे उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग दे, उस पर आगे फेयर कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो इंकशाफात हुए हैं और जिस तरह का ब्यूरोक्रेसी के ज़िवाल को हम रोते थे वो तो आएंगे, बाकी उनके ना उस पर डाटा वगैरह पे चीज़ों पे आमिर साहब उस पर बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और साइड पे पहले लेके आना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के ज़िवाल पे लिखा है, और ब्यूरोक्रेसी को ये पढ़नी चाहिए, जजमेंट नहीं पढ़ेंगे वैसे, ये कुछ सीखते नहीं है। तरीके इंसाफ की हुकूमत भी वहीं से शुरू कर रही है जहाँ से नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, वही वर्बल काम चल रहा है। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं आमिर साहब जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम है इसमें सर। वो ये कहते हैं कि जब फवाद नफाज साहब से पूछा गया कि ये जनाब कैसे किया है आपने, अपॉइंटमेंट इनकी कैसे की, 15 लाख रुपए की तनख्वाह की और आपने इनको अपॉइंट कर दिया, हालांकि बड़ा लंबा प्रोसेस उन्होंने अपने थी फॉलो करने की, कवर अप की बड़ी कोशिश की थी, लीगल उन्होंने आप कैसे फाइल वर्क उन्होंने पूरा किया हुआ था जहां जहां मुमकिन था। अरशद खान साहब के केस में खैर अभी फाइल वर्क होना है या नहीं होना वो तो हम बाद में आते हैं। इसमें यह कहा गया, जब उन्होंने पूछा ये परवेज रशीद साहब से कि परवेज रशीद साहब ने ऑन किया, जनाब ये समरी मैंने देखी थी और मेरी तरफ से सबमिट करवाई गई थी, सेक्रेटरी वगैरह उसमें मैं सबा मोहसिन साहब का नाम आ रहा था, उसमें आजम खान साहब थे उनका नाम आ रहा था, और 2-4 लोग थे मिनिस्ट्री में जो हैंडल कर रहे थे उनकी चीज़ें आ रही थी, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं इन्होंने वज़ीर आज़म को भेजे, साथ में इन्होंने उसमें आ रहा था आपका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी आ रहा था, फाइनेंस डिवीजन भी आ रहा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी आ रहा था। उन्होंने परवेज रशीद ने सीधा डाल दिया, उन्होंने कहा मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, वज़ीर आज़म साहब से पूछें, नवाज शरीफ साहब से पूछें, या फाइनेंस डिवीजन मतलब इसाक डार से पूछें, या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पूछें। ये उन्होंने सारी चीज़ें की, उन्होंने सारा मलबा उठा के उनके सर पे डाल दिया, जनाब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैंने तो एक रिकमेंडेशन भेजी थी या मैंने समरी भेजी थी, उनको पकड़ के पूछ लें उन्होंने क्यों किया है। जब फवाद नफाज से पूछा गया है कि हजूर आपने कैसे किया है और कोई, उन्होंने मैंने वज़ीर आज़म साहब के कहने पर किया। अब यहाँ ब्यूरोक्रेसी आ रही है, उन्होंने जनाब कोई वज़ीर आज़म के कहने पर किया तो कोई आर्डर पेश करें हमें कि नवाज शरीफ साहब ने आपको कोई आर्डर लिख के दिया होगा, होना कि जनाब आप कमाल कर रहे हैं, पिछले 15 साल से किसी वज़ीर आज़म ने आज तक लिख के आर्डर नहीं दिया। वर्बली होता है आमिर साहब, दैट्स ए बमशेल। 90% काम उन्होंने कहा वर्बल उस पर ही होता है सर, 100%। मतलब उन्होंने कहा जनाब 15 साल का मतलब आप जाएं 2003 से जब से इस मुल्क में वज़ीर आज़म आए हैं, उसमें मैं गिन देता हूं जिनके 15 साल में कवर होते, जिन्होंने ज़बानी ब्यूरोक्रेसी को दाद दें। क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को महज वर्बल आर्डर पे कोई काम कर देना चाहिए? और उन्होंने पूछा कि रूल्स बताएं, एस्टा कोड में कहीं लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको आर्डर करे ज़बानी और आप उसको आगे कर दें? वो ये कहते हैं और जो ऑर्डर्स हम भी देखते रहे हैं। सो इसमें उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इससे एक तरह का शेम कि अगर ब्यूरोक्रेट उसका काम है कि वो पॉलिटिशियन को, वजीर को बताए, वजीर आजम को बताए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तो वहाँ पे होती है हमारे साथ वाल्टन में जो अकेडमी है, उस अकेडमी में इनको क्या पढ़ाया जाता है कि एक पॉलिटिशियन आता है, एक वहाँ से वजीर आते हैं, एमएनए आते हैं, उसको तो नहीं पता होता कि रूल्स ऑफ ये बिजनेस क्या है, रूल्स ऑफ गवर्नेंस क्या है। ये तो ब्यूरोक्रेट इसलिए होता है। आपने वजीर आजम को बताना होता है कि हजूर एक्सीलेंसी ये अकबर बादशाह का दरबार नहीं है, तो ना शाहजहां साहब बैठे हुए हैं, तो ना शहजादा सलीम अभी आएगा तो और जो ऑर्डर कर देगा आगे के जो दीवान बैठे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नो वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट ईरा। और उनको अंग्रेज़ों को गालियां दें जो सारा सिस्टम लेके आए थे, अच्छा खासा हमारा दरबार चल रहे थे, हमारे बादशाह और हमारे दीवान चलते थे, तो जनाब आप इस पर लिख के दें, ऑर्डर दें। वो कहते लिख के नहीं दे रहे। जिस मुल्क को 15 साल से आमिर साहब, ये 15, इससे पहले भी ये चीज़ें होती होंगी, 15 साल से वज़ीर आज़म मुंतखब और ब्यूरोक्रेसी उनको मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि सर आप सिर्फ अपने मुंह ज़बानी जो निकलेगा हम अमल करेंगे। उन्होंने सारा अमल किया है, सारे का सारा। अब क्या कहते हैं जनाब फवाद साहब, पढ़ गया ना, ये नई प्रेसिडेंट है, आपको इनसे पैसे रिकवर कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आ रहा है कि अताउल्लाह कासमी साहब के ट्रैवल पे 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं सर। इनके मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो 3.5 लाख रुपए के हैं। एंटरटेनमेंट जिनकी बात आप करते हैं, कढ़ाई शढ़ाई जो भी आपके बकौल के, मैं दवाइयों की भी तफसील में नहीं जाना चाहता, वो भी बड़ी खतरनाक है। वो 23 लाख रुपए की उनका एंटरटेनमेंट अलाउंस उन्होंने खर्च किया सर, उन्होंने कासमी साहब ने। अच्छा, व्हीकल जो उनका रनिंग था उस पर 20 लाख का खर्चा आया सर। इसका टेलीफोन मोबाइल पे कुछ 6 लाख रुपए के करीब है। अच्छा, रिफ्रेश
इनकी फूड वगैरह के इनके एक्सपेंडिचर भी हैं, कोई 2.25 लाख रुपए के 2.25 लाख की कढ़ाइयाँ, ये मैं इसी वजह से कह रहा था। फूड लिखी हुई है बाहर, और लाहौर ऑफिस के लिए लाहौर की कढ़ाइयाँ में से। इसके बाद ना गेस्ट हाउस के चार्जेस 21 लाख रुपए इन्होंने किए, स्टे कर रहे थे। चेयरमैन ऑफिस की रेनोवेशन हो रही थी, उसका 24 लाख रुपए इनके खर्च हुए। और चेयरमैन का कैंप ऑफिस, पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा कैंप ऑफिस बनाया, लाहौर में उनका घर है, लाहौर में घर है मगर वो कैंप ऑफिस रखा हुआ था, उस पे 13 लाख रुपए उन्होंने उस पे खर्च किए सर। फिर इसके बाद प्रोग्राम के उनके प्रेस एडवर्टाइजमेंट 5.5 करोड़ की वो उन्होंने की हैं सर। फिर प्रोग्राम के एक्सपेंसेस हैं, प्रोमोज हैं, फिर इसके पास उनकी अदायगियाँ हैं, होटल एक्सपेंसेस हैं कुछ, फिर उनके राइटर्स कॉन्फ्रेंस करवाई उन्होंने। ये वो 27 करोड़ रुपया था, सुप्रीम कोर्ट ने रियायत करके 7 करोड़ रुपए के करीब जो है ना वो काट दिया कि चलें ठीक है वो आपका नहीं बनता। इस पे बाद आप इसको बात जारी रखें। मैं जस्ट लास्ट कह दूं, उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हेल करना चाहिए। आप इनको सिर्फ कासमी साहब के तनाजुर में ना देखें, मैं फिर कहूँगा कि उनके स्पेसिफिक लोग यही समझेंगे, लेकिन इसमें बड़ा ब्रॉडर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रांग वर्ल्डेड मैसेज दिया है ब्यूरोक्रेट्स को, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए। और मुझे तरस भी आ रहा है ब्यूरोक्रेसी पे थोड़ा सा। रीज़न, अभी आप हमारे दोस्त का उनका फवाद चौधरी साहब का बयान सुनते होते कि जो हमारे साथ तामुन नहीं करेगा हमारे नहीं महीने का घर जाएगा। ठीक है सर, एक तरफ ये धमकी आ रही है आपको, हुकूमत पोलिटिकल हुकूमत कहती है हमारा प्रीरोगेटिव है कि हम जिस तरह चलाना चाहते हैं मुल्क को, उसमें रूल देखने नहीं देखने, वर्बल पे लिख के दें सारे। ब्यूरोक्रेसी ने अगर बचना है, आपको सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बख्शेगी सर। वो चौधरी साहब ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, आपको घर भेज देंगे, अपॉइंटमेंट आपको सेक्रेटरी नहीं लगने देंगे, आपको कोई डीपीओ नहीं लगने देंगे, आपको एसपी नहीं लगने देंगे, आईजी डीएजी वटेवर जो भी है। लेकिन अगर आपने ऑर्डर माने अकॉर्डिंग टू दिस सुप्रीम, और हम इसको जारी रखेंगे, इसको हम याद करेंगे, ज़बानी याद करेंगे, आपको दिलवाते रहेंगे ये पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को। अब आप हर मिनिस्टर से, वजीर आजम से रिटन ऑर्डर लें सर कि लिख के दें हमें। एस्टा कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ वर्बल। एक कंपिटेंट, एक ग्रेड 22 में के एक अच्छे आपके 57-58 साल वाले आगे फेडरल सेक्रेटरी को क्यों नहीं लगाते कि आगे से वो इनके गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने ग्रेड 22 में ले लिया। जो उसने आके अपनी पीक देखनी थी वो तो देख लिया, ग्रेड 22 में के बाद तो कुछ नहीं, फेडरल सेक्रेटरी लग गया। अच्छा ईमानदार अफसर कहेगा कि सर जी मेरा 1-2 साल रह गया, मुझे घर जाने दें। सो जनाब आजम खान साहब को भी इसलिए लगाया गया, आह चीमे को भी उन्होंने इसलिए जूनियर पोस्टिंग को बड़ी कर दी, उन्हें फवाद नफाद को भी दे दी, अभी भी उनके साथ यही काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा लाउड मैसेज है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के लिए, जो आज उन्होंने पेज नंबर 42 पे क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के वो तमाम ब्यूरोक्रेट जो ज़बानी ऑर्डर्स लेते हैं, कल को जब वो ये जाके जस्टिफिकेशन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल सेट कर दिया है कि जो गलत तैनातियाँ, गलत काम ये वर्बल ऑर्डर से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करेंगे, ये वजीरों के कहने पर करेंगे, ये MNAs के कहने पर करेंगे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी, घर नहीं जाएंगे, घर बेच के खर्चे पूरे करेंगे। ये नई चीज़ है मेरे साथ, दैट्स अ न्यू थिंग। आई एम क्वाइट ग्लैड कि ये लॉ आना चाहिए था, जो कि आके आया है। लास्टली जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, आपको टेन्योर पोस्टिंग का प्रोटेक्शन देनी चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स को। उनकी भी साइड देखने की जरूरत है कि कोई हुकूमत आती है, जैसे हमने देखा सोहेल ताजे के केस में देखा, बहावलपुर के आरपीओ को 24 घंटे बाद उठा के उन्होंने आके ट्रांसफर कर दिया। परवेज आप अपने इलाही साहब के कहने पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको खोखर साहब ने उठा के, नहीं सारी आईजी साहब ने, अमजद सलीमी ने। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट भी जरा इन वायलेशंस पे ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्शन दें। अब उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे कि कोई बंदे आते हैं उनको बगैर 3 साल पूरे किए आमिर साहब यूं पकड़ते हैं, उठा के बाहर फेंक देते। ईमानदार जो अफसर है वो क्या करे, वो घर बैठे। अगर वो पोस्टिंग मिलती है तो हुकूमतें कहते हैं हमारे कहने पे ज़बानी काम करो, अगर वो ज़बानी करता है तो ये कहते हैं अखराजात पूरे करो, वो कहाँ से लाए। अगर वो स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं उसको पोस्टिंग नहीं मिलती। तो जनाब ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। हुकूमतें तो ऐसे आएंगी आमिर भाई, वो मार धार करेंगे, उन्हें एक अच्छा ईमानदार, उनको ब्यूरोक्रेट सूट नहीं करता, किसी हुकूमत को, इवन मौजूदा को नहीं करता। हमें साहब जी मैं ये इससे आगे लेके जाता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए मैसेज नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा तरीन फैसला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 56 कंपनियों के अंदर वो जो अपनी तनख्वाह के अलावा एक दूसरी तनख्वाह ले रहे थे 15-15, 20-20 लाख, वो पैसे वापस दिलवाए हैं। उसके बाद ये जो है ये ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, ये सारी क्लासेस को मैसेज गया है कि इसके अंदर 2 पॉलिटिशियन भी डाले हैं। उन्होंने परवेज रशीद और डार साहब, उनको भी डाला कि आप 4-4 करोड़ रुपया वापस करें। ब्यूरोक्रेसी फवाद हसन फवाद आ गया। उसके बाद ताउल्ला कासमी साहब, आपने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनकी लिटरेरी खिदमात होंगी अपनी जगह कि थोड़ा सा रिलेटेड है, हमारे पेशे से भी वाबस्ता हैं, मगर मैं इनको साफ़ी नहीं मानता हूँ कि जिस किस्म की इसकी तफसीलात हैं कि कारें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कारें इस्तेमाल की हुई हैं, तीसरी अपनी घर की जो मर्सिडीज है उसके ऊपर 7 लाख रुपया लगा दिया गया। उसके ऊपर जो तफसीलात हैं वो उसमें बाल्टियां, चप्पलें और जो है ना भी नहीं छोड़े, वो भी इन्होंने इस तरह की पिक्चर आ रही है कि वो भी यहाँ से इस्तेमाल हो रहा है।
और बिल्कुल एक अबैंडन के साथ फ्री फॉर ऑल। सो ये मैसेज गया है कि जनाब नेक्स्ट टाइम जब ये पैसा खर्चा करेंगे तो आपको देना भी पड़ता है। सिर्फ मेरी दरख्वास्त ये है अब कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 2 महीने के अंदर जो है ना या तो ये खुद वापस कर दें, फिर जो है वो इन्होंने पीटीवी पे डाल दिया कि पीटीवी अपने कानून के मुताबिक ले। तो मेरा ख्याल है पीटीवी के अंदर होता ये है कि अक्सर जाके ना निकलवाने का पैसा, ये अब टेस्ट केस जो है ना अरशद खान साहब की बात करेंगे मगर उनके लिए टेस्ट केस आ गया है कि कैसे ये टैक्स पेयर्स का पैसा, पीटीवी का पैसा एक्चुअली हमारे पैसों से, बिलों से जो पीटीवी चलती है, हमारा पैसा, आपका पैसा, ये कैसे निकलवाया जाएगा। ये ना हो कि उसके बाद ये फिर एक लटका जाए, फिर कोई पिटीशन जा रही हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल मैसेज टू पॉलिटिशियन, मैसेज टू ब्यूरोक्रेट्स एंड मैसेज टू पीपल लाइक ताउलुक कासमी साहब जो कि इसमें आ जाते हैं उनको, और ये नवाज शरीफ और रूलिंग क्लास को कि ये सारी जगह, ये सिर्फ पीटीवी में नहीं हुआ, ये हर जगह, ये पैमरा में अबसार आलम साहब ने किया, ये जहाँ जहाँ अपने आप पॉलिटिकल लोग लगा देते हैं वहाँ यही रहा है कि फिर बच्चों को भी वो आप ओब्लाइज करें। मतलब पीरजादा साहब जो इनके यासिर पीरजादा साहब हैं, उन्होंने भी 2-3 राइशें रखी हुई थी, ड्रामों का भी वो ले रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि पीटीवी के अंदर वो किया हुआ है, प्राइज्ड पोस्टिंग जो है उनकी जो है सीडीए के अंदर की है। आई एम श्योर उनके पास काफ़ी पैसे होंगे, ये 10 करोड़ रुपया देना उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, जिस तरह की पोस्टिंग्स एंजॉय करते रहे हैं, जिस तरह का वो ये बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबक है अगर कोई लेना चाहे बाकी सब के लिए भी कि जनाब ये सारी उम्र ये नई चीज़ें चल गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये लीड ली है। मेरा ख्याल आइंदा एक प्रेसिडेंट बन गया है कि ये होता रहा करेगा। सही है, चलिए जरा ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। बैकडोर चैनल से एक तो एमडी पीटीवी अरशद खान साहब को लाया गया है, उनकी जानिब से एक और छक्का लगा दिया गया है, वो भी आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। मगर पीटीवी को जो अरबों रुपए के खसारे का सामना है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको किस तरह से पूरा करने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे की पगड़ियां उछालने के बाद जो बिल आखिर माहौल को बेहतर रखने का फैसला किया है, वो कब तक काबिल अमल होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। क्लास साहब, पीटीवी के अरबों के खसारे की तो बात होगी, मगर एक बार फिर से जो अरशद खान साहब की तैनाती कर दी गई है, क्या ये लोग सबक नहीं सीखते? मैं ज़रा एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं और माजरत भी कर लें कि वो हमने कहा था अशतर साफ अली, वो नहीं थे, उनके बाद आए थे जावेद ये खान साहब थे, वो आए थे। मेरे दिल में वैसे आ रहा था हल्का सा, पर मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि नायब को केस ना भेजें, आप इनसे, जी खालिद जावेद साहब जो हैं, तो आप जो है ना इनसे रिकवर का, अपॉलोजीज़ के हमने उनका नाम दे रहे थे, गलत था तो करेक्शन हो गई। अब इसी चीज़ को आप देखते हैं ज़रा कि सीखते क्या हैं हमारे ब्यूरोक्रेट, क्या सीखते हैं आमिर साहब। मैं शर्त क्या कहता हूँ नहीं सीखेंगे, उन्हें पता है ये तो एक आध बंदा, अभी मुझे किसी का एक मैसेज है, उन्होंने कहा ये तो कासमी साहब थे, वो पकड़े गए इस केस में, बाकी उन्होंने कहा जनाब हर जगह इस हमाम में वो हर कोई एक जैसा ही है, किसी को उठा, जैसे आपने कहा ना कोई कारपोरेशन उठा के देख लें, इसी तरीके की तकरीरें भी की गई, इसी तरीके से बंदे भी लगाए गए, इसी तरीके के पैकेजेस भी दिए गए, अपनी जेब से चाय नहीं पिलाते। अपनी जेब से शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में टैक्सी की, उसका भी उन्होंने कहा जनाब कि रेस गाड़ी वापस कर भैया, वो जब उसको किराया दे रहे थे ये पैसे वापस कर, मेरे अपनी जेब के पैसे हैं। अब दूसरी चीज़ ये जो है जो हम इसमें देख रहे हैं, ये जो अब हुई है अरशद खान साहब वाली, अगरचे हमें कोई अरशद खान साहब के कोई उस पर करैक्टर पे, उनके कंडक्ट पे, उन चीज़ों पे कोई ऐसा कोई उन पर एतराज़ नहीं है, फेयर इनफ, उनके बारे में कहते भी हैं कि अच्छे बंदे हैं, नेक आदमी हैं, ईमानदार हैं, जो मतलब बड़े 2-4 करीबी लोग हैं, उनका ख्याल ये है। लेकिन अब अरशद खान साहब जिस सिचुएशन में खुद को ले आए हैं और जिस तरह की उन्होंने चीज़ें की, हमारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, हाँ जी वूंड्स, ये सेल्फ, आपने सही कहा, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड्स, अपने आप को उन्होंने फंसाया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हुआ क्या है, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, आज मैंने कोशिश की अरशद खान साहब को टेलीफोन करने की, पहले वो खुद कर लेते थे और एक घंटा में समझाते भी थे। आज मैंने जब उनसे कुछ चीज़ें पूछने के लिए फ़ोन किया, ना फ़ोन उठाया, ये फ़ायदा होता है, नुकसान होता है किसी बंदा को एमडी लग जाए। इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब एमडी लगे पीटीवी के, उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, फ़ोन नहीं उठाते थे। अब अरशद खान साहब माफ़ी कर दी, अब वो कर गए हैं, वो टेलीफोन नहीं उठाते, पता नहीं क्या ये मसला। हालांकि हमने काम कोई नहीं कहना होता, पीटीवी में हमारा क्या काम है सर। खैर,
उस पे अब उनको आज फ़ोन किया है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो आज अरशद खान साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, पहले वो दूसरी पे उस पे या तीसरी चौथी पे उनसे बात हो जाती है। उनका अगर वर्जत देना चाहें इज मोर देन वेलकम इवन नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। बिल्कुल। अब हुआ क्या है आमिर साहब, हुआ ये है कि आपका पीटीवी जो है ना इस वक्त 4 बिलियन रुपीज़ के ये लॉस में जा रहा है, 4 बिलियन रुपीज़, और ये पैसे रिकवर कर रहे हैं आपके सामने। हर महीने जो बिजली के बिल्स हैं वो पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, जो 4 से 5 बिलियन रुपीज़ इनको एनुअल आ रहा है, उसके बावजूद ये लॉसेज में जा रहा है। ये ज़रा जहन में रखें आमिर साहब, ये वहद इदारा है जिसको हर साल पाकिस्तानी अवाम फंडिंग कर रही है, और बंदे उन्होंने अपनी मर्जी के लगाने। ये हुकूमत भी कहती थी दावे के साथ, आपको याद होगा, हम इसको BBC मॉडल बनाएंगे, हम इसको, ये BBC मॉडल बन रहा है जो भी आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मतलब हर हुकूमत वहीं से शुरू करती है जहाँ से पिछली करके जाती है। सारे दावे वादे इनके पिछली हुकूमतों के या पोजीशन में होते हैं। ये BBC मॉडल ज़रा अब ज़रा मुलाहिजा फरमाइएगा। अब क्या किया, अरशद खान साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उन्होंने इनको ऑफ़र की कि जनाब आप आ जाएं। इससे पहले भी MD रह चुके हैं जनाब, और वो दावा भी करते हैं मेरा दौर बहुत बेहतर था, होगा भी, हम मान लेते हैं उनकी बात। नहीं, ये दावा उनका कुछ हद तक ठीक है सर, कि मैं तो उन्होंने नहीं, मैं टर्न अराउंड किया। ये उनकी दो चीजें हैं, एक इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस है। ये सर बिल्कुल, मैं उस पे कोई हम उस पे आके डाउट्स रेज नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ पे वाया भटिंडा आपको ये आके पतली गली वाले काम करने की क्यों जरूरत पेश आती है। इन्होंने इमरान खान साहब को यही बात की कि जनाब जब तक बोर्ड मेरे पास नहीं होगा तो मैं फिर कल को बोर्ड के पीछे भागता रहूँगा। मतलब ये था कि मुझे बोर्ड का चेयरमैन भी बनाए और मुझे MD भी बनाए। तो उन्होंने कहा जनाब पहले आप जाएं, बोर्ड के मेंबर लग जाएं, और अपनी मर्जी के जो भी उन्होंने बनाने थे बोर्ड वगैरह के मेंबर बना दिए, और साथ में कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने उनको कह भी दिया, बोर्ड को हिदायत भी दे दी कि जनाब इन्हीं को ही आप वो बना लें, इनको चेयरमैन बना लें। बन गए। अब जो ही वो चेयरमैन बने तो उसी वक्त आपको याद होगा आमिर मतीन साहब और मैंने ये साथ में कहा था, हम खुद हैरान थे कि जो बंदा MD रहा हुआ वो क्यों आके बोर्ड का चेयरमैन लगा PTV का। इट्स टूथलेस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप बोर्ड को, चेयरमैन को, MD अकाउंटेबल है, चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बनाया गया है। आप बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए MD को अकाउंटेबल खुद होके नहीं कर सकते। खैर हमने उस वक्त भी कहा, हमारी ये इनसाइड इंफॉर्मेशन भी थी, आमिर साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि जनाब इन्होंने अल्टीमेटली लगना MD है। इस पे उन्होंने अरशद खान साहब ने मुझे भी 1 घंटे का फ़ोन किया सर, लंबा। आमिर साहब को भी उन्होंने लंबा फ़ोन किया, मिसालें भी दी और बताया उन्होंने मुझे बिल्कुल, उन्होंने मुझे ये भी गिनवाया कि MD की क्या है, उसने कहा क्या होता है MD, दूसरे लफ्ज़ कुछ भी नहीं होता। एज चेयरमैन MD के सारे इख्तियारात लेना चाह रहे थे, जानते हुए भी या ना जानते हुए कि ये फैसला इताउल्लाह कासमी का भी एग्जैक्टली यही था कि एज चेयरमैन वो आप सिर्फ एक ऑनररी जॉब थी, वहाँ पे MD के इख्तियारात और तनख्वाह नहीं ले सकते थे। अरशद खान साहब ने मुझे भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल कोई MD बनने का शौक नहीं है। आपको किसने कहा? बल्कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम की रेटिंग भी 0 कर दी उस दिन। कहते मैं बहुत बड़ा एडमायरर था आपको, आमिर साहब का शो देखता था, बड़ी टॉप की रेटिंग थी मेरे दिल में। आप दोनों ने जब से ये अनऑथेंटिक और ये फैक्चुअली रॉन्ग खबर आपने दी है जी मैं MD बनना चाहता हूँ, तो उसने कहा कैसे हो सकता है? उसने कहा होते ही बोर्ड है, बोर्ड चेयरमैन हो तो MD की क्या औकात है? पूरा PTV रन करते हैं, पॉलिसीज बनाएंगे, इसको हम ये BBC बना देंगे, तो इसको हम इसको वैसा अमेरिका पता नहीं बला बला जो भी बनाना चाहते थे। हम शर्मिंदा हुए यार, एक नेक और अच्छे इंसान के बारे में हमने ये कह दिया कि MD लगना चाहते। मैंने माजरत की उनसे, मैं सॉरी। आमिर साहब ने भी आई होप कि इन्होंने माजरत की होगी जब इनको टेलीफोन आया। अब क्या हुआ है, अब अचानक 2 दिन पहले बहादुरी देखें, वैसे मैं बहादुरी को दाद देता हूँ, हम आपकी ईमानदारी को नहीं हम आके उसको कह रहे चेक कर रहे, आपके तरीकाकार पे हम जा रहे हैं कि जानते बूझते कि वहां पे आपका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद नवाज सुखेरा 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह वो पेशा भुगता रहे इसी केस में। ब्यूरोक्रेसी को दाद दें, एक अफसर आपका पेशा भुगता रहा है, वहां मिनिस्टर पेश हुए हैं, वहां पे आप फाद पेश हुआ है, उन्होंने वहां पे समन जारी किए, इसाक डार के किए, उन्होंने परवेज रशीद साहब को बुलवाया, सबको तलब किया, और उसमें मुझे याद है मेरा ख्याल है ये वकार मसूद साहब को तलब किया। पूरी ब्यूरोक्रेसी लाइन में लग गई कि अतौला कासमी का अपॉइंटमेंट कैसे आपने गलत की है। उन्होंने कहा जी कुछ भी करती रहे सुप्रीम कोर्ट, हम वही करेंगे जो हमने तय किया हुआ, क्योंकि मेरा वादा हो चुका है कि मैंने MD लगना है। इन्होंने परसों सर 2-3 दिन पहले आमिर साहब इन्होंने वही वाया भटिंडा इन्होंने वही कार्रवाई की। इन्होंने पहले अपने आप को चेयरमैन लगवाया बोर्ड का अरशद खान साहब ने, उसके बाद अब न दिल में ख्वाहिश तो आ गई कि जनाब के अब चेयरमैन लगे, हमने कह दिया कि MD लगना चाहते हैं। अब कैसे लगे, कुछ दिन वक्फा देना जरूरी था। तो फिर तरीका किसी ने बताया कि सर जी इस तरह तो अगर आप चेयरमैन लग गए और साथ में MD, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने की थी, बोर्ड का काम तो उनको मॉनिटर करना है, इसको पे MD को आप MD भी होंगे, खुद अपने आप को मॉनिटर करेंगे। वो बात उन्हें समझ आ गई। तरीका ये उन्होंने ढूंढा, हमें सब जो ब्यूरोक्रेसी ढूंढ के देती है ना, उनका सारा पे काम करें। ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत हमारे पास एक प्रोविजन है, आप यूं करें, आप यहाँ से चेयरमैन की पोस्ट से करें रिजाइन बोर्ड की। अब पहले हुकूमत ने अपना इनको लगवाया, ऑर्डर किया है कि यू आर डायरेक्टेड, एवरीबॉडी वाज डायरेक्टेड कि इनको बन गए।
वो बन के मेंबर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अरशद खान साहब ने कि मैं बोर्ड से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ PTV से। ठीक है जी, फेयर एनफ, आपकी मर्जी, लेकिन मैं मेंबर रहूँगा बोर्ड का, ये भी लिख दिया उन्होंने साथ। इस्तीफा दे रहा हूँ मगर मेंबर, हाँ मेंबर रहूँगा मैं, चलें भी रहें, आपकी ज़रूरत है हमें। साथ में जनाब उसी बोर्ड ने बैठ के, और जो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शफकत जलील साहब, उन्होंने बैठ के उसको प्रिजाइड किया, क्योंकि जो ही उसकी सीट खाली हुई चेयरमैन की, तो चेयरमैन तो उनको बैठना पड़ गया। उन्होंने बैठ के सारे बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास की। उन्होंने जनाब इस वक्त क्योंकि कोई MD नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर्नल साहब को हटा दिया था कुछ दिन पहले, जो बेगिंग लिखा गया था बीजिंग की बजाय इमरान खान की तकरीब, कौन सी क्यामत आ गई थी यार, गलतियां होती हैं, माफ कर देते भाई, नो, उन्होंने कहा इसमें माफी नहीं, मौका मिल गया, इसको हटाओ, हटा दिया जनाब। अब उन्होंने कहा जनाब कि आपको ऐसे करते हैं, अफिशिएटिंग आपको ना हम MD लगा देते, पता नहीं कंसेप्ट था या नहीं था, वो कहते हैं कानून में है, चलो मान लेते हैं जी होगा, अफिशिएटिंग MD भी लग गए। चलो भाई, अब सुप्रीम कोर्ट पता क्या कह रही है, बेसिकली एक्टिंग MD। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जनाब आप ऐसे करें, फौरी तौर पर आप एक फुल फ्लैज MD PTV जो है ना लगा के हमें रिपोर्ट करें, और पूरी कोडल और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पूरी करनी है, ये उनकी जजमेंट है आज की। भाई इसके लिए मतलब 15 दिन 20 दिन महीने का काम ही हो सकते हैं ना आमिर साहब, ताकि आपने अखबार में इश्तिहार देना है, बंदे आएंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, पैनल बनेगा, समरी जाएगी, ये वजीर आजम को जाएगी, फिनांस वाले आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी आएगा, और आखिर पे वही आजम खान साहब के पास समरी जाएगी, जैसे उनके नवाज शरीफ साहब के पास गई थी। है तो सारा डिकोसला ही, जब आपने डिसाइड पहले प्री चूज कर लिया कि इस बंदे को रखना है, तो ये प्रोसेस भी मीनिंगलेस हो जाता है। अब समझे कि अगर ये 2 महीने के लिए रख लेते, अफिशिएट करेंगे, अफिशिएट का मतलब तो ये होता है 2 महीने 15 दिन साल तो नहीं हो सकता मेरा ख्याल अफिशिएटिंग। अब इन्होंने क्या काम किया कल सर आमिर साहब, चलो यहाँ तक भी ठीक था कि आप अफिशिएटिंग MD लगा दें उनको, कल उन्होंने बोर्ड में बैठ के सर अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवाई है बोर्ड से सर। अब की दफ़ा वो मामला नवाज शरीफ, इसाक डार और परवेज रशीद तक नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा 20 लाख रुपए कल इनकी तनख्वाह तय हुई है सर। साथ में इन्होंने गाड़ी 1800-1700 CC की वो अप्रूव करा, वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो अप्रूव करवा लिए, सारे के सारे हो गए। अब वो उन्होंने भेजने हैं मिनिस्ट्री को कि आप करें, आज फैसला आ गया है जी। अब ये सारा प्रोसेस क्या होगा, मिनिस्ट्री पूरी इसकी समरी बनाएगी, कहेगी जनाब कि बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया है कि इन्हीं को ये MD लगा के ना इनको रख के, तो इनके लिए जनाब ये 20 लाख रुपए तनख्वाह, ये गाड़ी, ये आपके पार्ट्स प्रिविलेज ये किए जाएं। अब ब्यूरोक्रेसी फैसले के बाद कैसे करेगी आमिर साहब, मुझे समझाएं। अब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट कैसे एंडोर्स करेगा कि जनाब के 20 लाख रुपए आपने बगैर मार्केट के इश्तिहार दे, और ये ध्यान में रखें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कोडल और ये लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी करें। साहब इशू सबसे बड़ा ये आप ही ने आगे पॉइंट आउट किया था, इशू ये है कि आप अभी भी अफिशिएट कर रहे हैं, एक्टिंग MD हैं, मगर आपका एक्चुअल स्टेटस मेंबर का है। मेंबर का एक ऑनररी पोस्ट है, वो 20 लाख तनख्वाह नहीं ले सकता। जब आप एक्चुअल MD बन जाएंगे तो फिर ले सकते हैं, फिर वो प्रोसेस अगर पूरा करके ले सकते हैं। अगर प्रोसेस पूरा करें, प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे तो दोबारा तौला कास्मी वाला हाल होगा। मगर अभी 20 लाख नहीं, ये जल्दी में ले रहे हैं। अगर इन्होंने 20 लाख रुपए ले लिया और आई बिलीव यू के ये ले लिया, अगर उनको हमने गलत कह रहे हो तो वो हमें करेक्ट कर दें, मगर 20 लाख एज नहीं लिखते। मुझे अफसोस ये है कि मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, इनकी इंटेग्रिटी भी है और इनकी कॉम्पिटेंस भी है। इन्होंने आगे PTV में टर्न अराउंड उसको इकोनॉमिकली किया था और एक कॉर्पोरेट की तरह रन किया ना जी। मेरा था ये सारा प्रोसेस गया ज़रूरी था, ये समझदार आदमी है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ कि इनको ये जो पूरा बठिंडा भी नहीं है, पता नहीं बठिंडा से किसी और जंक्शन पे गए हैं, ये हिंद सिंध फिर के आके जना घूम फिर के और हमें डांट डपट भी की है कि आप गलत कह रहे हैं। वो जो है ना मोल हिल्स बनाने वाली बात है कि क्रिएटिंग एन इशू आउट ऑफ नथिंग, बगैर किसी वजह के, जो कि PTI गवर्नमेंट का एक शेवा ही बन गया कि इन्होंने सीधा काम होता है यूं जाने की बजाय ना यूं करके एक इशू बना देते हैं। तो ये भी इशू बन गया है और ये टोटली मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी गलती नहीं है। अगर उन्होंने कहा था इकट्ठे, उनको रूल्स का नहीं पता, इनको तो पता था, इनको पता होना चाहिए था। सो इन्होंने बगैर वजह के एक सीधा सीधा इशू है, हमें कोई एतराज नहीं था। अगर बादशाह राजी और ये राजी और बोर्ड राजी तो लग जाते, मगर ये तरीकाकार पे जिसपे अब मेरा ख्याल गैर जरूरी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के बाद ये फंस जाना मसला। ठीक है, ठीक है, अब जरा ब्रेक की जाने बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो बात होगी, असेंबली सेशन के हवाले से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की यकीनी तौर पर बात होगी कि किस तरह से उनके गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग होने जा रहा है और इसके साथ साथ ऑपोजिशन चैम्बर में वो किस तरह से तनहा बिल्कुल मायूसी की तस्वीर बने बैठे थे। इसके साथ साथ महकमा आसार कदीमा की तारीख की बहुत बड़ी जो तारीखी वर्से होते हैं उनकी हिफाजत से मुतालिक एक और बहुत बड़ी नालायकी मंजर आम पर आ गई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। असेंबली इजलास से मुतालिक बात करेंगे, मगर आप पीटीवी के खसारे से मुतालिक आप मजीद कोई फीस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं? मुझे ये क्लास साहब की इतला है कि ये गौर किया जा रहा है बोर्ड के ज़रिए कि आगे ये हर पाकिस्तानी से, हर हाउस होल्ड से 25 रुपए बिल के अंदर, बिजली के अंदर पीटीवी के लिए दे रहे हैं। 35 रुपए ले रहे हैं, जो कि बड़ी ज्यादती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे गरीब लोग हैं बेचारे, लाखों करोड़ों, जिनके पास टेलीविजन नहीं है, तो उनके साथ ज्यादती है। दूसरा ये है कि 100 रुपए की इतला आई है कि गौर किया जा रहा है 100 रुपए बढ़ाने का, वो बहुत बड़ा जुल्म होगा। पहले आप पीटीवी को ठीक कर लें, ये कोई बीबीसी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा टूल है। जिस तरह पहली हुकूमतें यूज़ कर रही थी वैसे ही यूज़ किया जा रहा है 19-20 के फर्क से डाल के। तो इसको वहाँ ह्यूमन राइट्स की कमेटी में जब गए थे, पीटीवी के जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको ग्रेजुएटी और पेंशन फंड वगैरह वो नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा जनाब या तो आप हमें पैसे बढ़ाने दें, इसकी फीस, ये पीटीवी ने कहा है, या वन टाइम ग्रांट दें। अंदाजा करें जिसको 4 रुपए लोग दे रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएटी पेंशन देने के लोगों के पास पैसे नहीं। बीबीसी भी लोगों से ये चार्ज जरूर करता है, मगर फिर वो इश्तेहार नहीं लेते हैं। ये इश्तेहार भी लेते हैं, इधर से भी पैसा लेते हैं। बार इस पे बात करेंगे ज़्यादा। आज आ जाए असेंबली में। फवाद चौधरी साहब जो है ना, हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, तो जब भी उनके मतलब बात करते हैं तो हमें तकलीफ भी होती है कि वो क्या है, वो जो ये एजाज़ है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। वो जहाँ भी जाते हैं ना, रोज़ का एक अननेसेसरी गैर ज़रूरी फटा एक रोज़ का क्रिएट कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट जो है कुछ काम बड़े अच्छे कर रही है, मगर वो लोग सारे अच्छे काम इनके मईशत के मतलब या बाकी छोड़ के उनको वो फटा याद आ जाता है रोज़ का क्रिएट। आज फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल था कि जनाब ये जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग का, जिसको हम भी टच करते रहे हैं, कि आप किसी को दे रहे हैं लीज पे, तो वो उसका जवाब देते हुए जो है ना, उन्होंने तंज शुरू कर दी। रोहेल असगर साहब जो है ना, उनके मुतालिक के उन्होंने सीधा सवाल था, सीधा जवाब था, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ख़त्म हो जाती बात। तो उन्होंने कहा जी ये जो है लाहौर के मेंबर फ्रॉम लाहौर जो है, इनके पार्टियों का इदारा, ये भी ठीक है। फिर मोर ओवर करते गए कि इदारों को जिस तरह इन्होंने लूटा और जिस तरह इदारों को चलाया, और ये करते करते जो है ना, वो स्पेशली जोर ये था कि फ्रॉम लाहौर। अब ये पता नहीं, इनको पता नहीं था, तो मैं बता देता हूँ कि शेख रोहेल असगर साहब जो हैं, वो उन्होंने कहा मैं लाहौरी होने पे प्राउड हूँ। उन्होंने कहा जनाब ये राह पे आप जाएंगे ना, तो वो बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए कि आपके कपड़े भी, फिर वो अब क्या, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता जो उन्होंने फिर कही। तो वो एक लड़ाई पड़ गई वहाँ पे, बन गया इशू बन गया, जो कि एक रोज़ का अच्छी खासी बहस हो रही होती है। तो आज फाइनली फिर ये हुआ कि उसके बाद जो है सडनली जो है परवेज़ खटक साहब खड़े, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने भी आज कहा है कि ये बनाया जाए, और फिर सब की तरफ से हुआ कि नहीं अच्छा माहौल रखना चाहिए, और वो जो है एक एथिक्स कमेटी बन गई, वो सारी चीज़ें चल रही। मुझे नहीं लगता कि बनी, बड़ी अच्छी बातें हुई कि अच्छी बातें करनी चाहिए, मगर ये बनती रहती हैं, मगर ये होगा नहीं, मुझे नज़र नहीं आता। दूसरा यहाँ पे मईशत पे क्विकली मैं कह दूँ, बहस चल रही थी, तो लकीली इस गवर्नमेंट की कि जब ये बहस चल रही थी तो दुआ दें ये जमाल खशोगी को कि उसकी वजह से इनको जो है सऊदी अरेबिया से भी पैसे 6 बिलियन का मिल गया। तो जो उन्होंने कहा है असद उमर साहब ने कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो 12 बिलियन डॉलर चाहिए था, वो मसला हल हो गया है। तो अभी चीन से भी इनको मिलने की उम्मीद है, कोई लोग 6 बिलियन डॉलर कह रहे हैं, कोई 8 कह रहे हैं, और फिर उसके बाद IMF के पास भी जा रहे हैं। मेरा उसके लिए वो इसलिए जा रहे हैं, आपके मजबूरी से नहीं जा रहे, अब इसलिए जा रहे हैं कि कुशन मिल जाएगा जिसके अंदर है। अब क्वेश्चन ये है, जो नवीद कमर साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि हमें डिटेल्स चाहिए कि आप ये कैसे आ रहा है, क्या आना है, क्या करना है, क्योंकि इस पैसे तो आ जाएंगे, वन टाइम आ जाएंगे, उसके बाद इनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि वो वापस कैसे करने हैं, इन्हिसार इस बात पे है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। अब उसके ऊपर सवाल है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का जो इनका वो है, एक तो ये है कि जो बेनिफिट उनको देने थे एक्सपोर्टर्स को, गैस का मैं कहता रहता हूँ कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम रहेगी कि उनको बेनिफिट नहीं जा रहा है। दूसरा, हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को भी ठीक करने की जरूरत है। इनको एक रेंट सीकर्स बन गए हुए हैं, इनको कंसेशन माजी में भी बेताशा कंसेशन देते हैं, एग्जम्पशन देते हैं, और ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं, और कुछ नतीजा नहीं निकलता। तो कोई मैकेनिज्म भी निकालने की जरूरत है कि ये इन्होंने करना कैसे है, उससे रिलेटेड जो है। बाकी ये है कि आगे यहाँ पे आपको याद है GPS प्लस एक आया था सिस्टम, यूरोप से कंसेशंस मिली थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं उठा सके
ठीक है, चाइना से इनको अगर ये कंसेशन मिल भी जाती हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव नहीं करेंगे, उसको नहीं करेंगे, तो ये फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। मैं लास्टली कह दूं कि हमारे एक दोस्त थे, जब असम्बली से हम निकल रहे तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत जाग गई, तो उन्होंने कहा मैं ज़रा उनको मिल आऊँ। मैंने कहा मिल आए। वो मिल के आए तो बड़े अफसरदा थे। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा यार बड़ी तकलीफ सी हुई कि शहबाज शरीफ, कल उन्होंने जेल में चले जाना और वो अकेले बैठे हुए थे कि वहाँ पे कोई दर्जनों MP MNA जो है ना वहाँ मौजूद थे, और हाउस में कहीं नहीं भी थे, उधर फिर रहे थे, कैफेटेरिया में सैरिंग कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, बस शहबाज शरीफ को कंपनी देने के लिए कोई नहीं बैठा था। उनके यार अकेले देख के ना मेरा दिल सा दहल गया। तो मुझे भी उनकी बात सुन के दहल गया। मगर फिर मैंने सोचा कि ये जिस तरह के माशाल्लाह काम किए हुए हैं, और मज़ीद जो आगे डरा दिया, ये काशिफ बासी साहब का प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें लाहौर के नैब के जो DG साहब थे, वो भी बड़ी रेयर केस था, वो कह रहे थे कि जनाब मज़ीद केस भी आ रहे हैं, और वो जो रमज़ान शुगर मेला है उसकी जो ड्रेनेज का बनाया वो केस भी आ रहा है, उसमें भी गिरफ्तारी पड़ सकती है, और भी केसेस आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये जो तन्हाइयाँ और ये लंबा अकेले बैठने वाला शहबाज शरीफ का सिलसिला जो है ना, ये आगे भी जारी रहेगा। मुझे भी बड़ी तकलीफ है, मगर मुझे हालात ऐसी लगती है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट। मुझे आखिरी आपकी बात सुनकर ना बहादुर शाह जफर याद आ गए मुझे। वही है ना कि कुएं यार में वो क्या कहते हैं, 2 गज रमी भी ना मिली कुएं यार। मतलब शेरो शायरी मेरी कमजोर है, मुझे एक आध कोई मतलब टुकड़ा जरूर याद रहता है कि ये तो वही आप बहादुर शाह जफर का जिवाल के आखिरी दिनों की कहानी सुना दी आपने कि वो अकेले बैठे हुए हैं। मुझे भी ऐसी कहानी लगती है। इसके बाद मुझे कुछ इंसान नहीं सीखता ना जब पावर में होता है। कल क्योंकि इससे मैं ऐड कर दूं, कल जिस तरह की अदालत की तरफ से ड्रिफ्ट नजर आ रही है, वहां से भी कि ये वो भी दोबारा उनकी भी जमानत कैंसिल हो सकती है, इनका भी है, और रमजान शुगर केस में मिल के वाले में बच्चों के भी नाम हैं, सो वो भी आ जाते हैं। तो ये नए जो चीजें खुल रही हैं, तो ये बहादुर शाह जफर वाला ही सवाल लगता है कि इसके बाद मुगलिया सल्तनत जो है ना वो मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही। आखिरी बता दूं कि ये जो आज एथिक्स कमेटी बनाएगी, इमरान खान साहब ने भी ये किया, ये कल राना सनाउल्लाह की धमकी काम कर गई है। जो उन्होंने कहा है ना कि रिहाम खान की किताब के हवाले से जो उन्होंने थोड़ा सा एक वेग किस्म की थ्रेट की ना, क्योंकि रिहाम खान की किताब में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और डेंजरस स्टफ है। अगर PML नवाज ने जो कल मेरा ख्याल है उस लेवल पे गए हैं, सनाउल्लाह साहब ने, जो आप तो कह रहे थे ना कि राना साहब कुछ नहीं कर रहे, राना साहब ने कल फिलर छोड़ा था ना, ये उसी के नतीजे में ये सारी कमेटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। हीट अब इमरान खान साहब तक पहुंची है ना, तो फिर उन्होंने कहा नो जनाब सैनिटी शुड बी इन द हाउस। तो ये इसको ज़रा उसके साथ लिंक करें। सो इन्होंने वो बड़े अगर जिसने भी किताब पढ़ी हुई है, वो सच्ची झूठी हम उसमें नहीं जाते, वो बड़ी डैमेजिंग वो बुक है, उसमें बहुत सारी खौफनाक चीज़ें हैं। कल PML नवाज ने वो कार्ड खेला है, उसके बाद अब बिल्कुल वो सुकून वाली ये कमेटी, ये मैं वैसे अंदर की बात आपको बता दूं। ठीक है, लास्ट 4 मिनट से क्लास आमिर साहब, आज हम एक स्टोरी ले रहे हैं भावलपुर साइड से। सम टाइम जो सिटीजन जर्नलिज्म है ना सर, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फेसबुक पे ये मेरे साथ ऐड है, नदीम खान साहब हैं सर, भावलपुर ये शहर से मेरा ख्याल है, उससे इन्होंने एक स्टेटस दिया हुआ था फेसबुक पे सर, तो मैंने उसको पढ़ा, और आप और मेरे जैसे लोग अब इन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव भी हैं। आमिर साहब, इसमें जो एक 2 स्टोरी हम इसमें पिक करें। एक यहाँ पे रवात के करीब भी है सर, यहाँ पे स्तूपा है कि इनका ये बुद्धिस्ट का, उसकी भी बड़ी बुरी हालत है, वो भी एनक्रोचमेंट, सारी दुकानें उन्होंने भी उसको डैमेज किया है। किसी को कोई पता, महकमे हैं जिनका काम है, लेकिन उन्होंने इसका करना नहीं। भावलपुर शहर से आमिर साहब की तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पे वो लिखते हैं, बुद्ध मजहब के मानने वालों की ये इबादत गाह थी जो उसके मुसलमानों के कब्रिस्तान के करीब ही है, ये अब इसकी बिल्कुल रिमेन्स रह गए, मिट्टी का एक वो बन के रह गया है। ये कहते हैं कि हज़ारों साल से ये वहाँ पे जो उनकी इबादत गाह थी, सिर्फ इतना सा बच गया है। दाद दे तो मैं नदीम खान साहब को, वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने इस चीज़ को उठाया जहाँ से हमने पीक किया है। वो ये कहते हैं 1870 में इसको आसार कदीमा ने पहली दफ़ा आमिर साहब इसको दरियाफ्त किया, और इसकी ऊंचाई ज़मीन से उस वक्त जो थी ये 1870 में वो 53 फीट के करीब थी, लेकिन ऐसा 1904 में सिर्फ ये 34 साल के अरसे में ये 45 फुट ये रह गया था, और फिर 20 फुट ये नीचे टीले के अंदर दब गया। अब इसका सिर्फ ये 25 फुट के करीब सिर्फ ज़मीन के ऊपर बच गया है। होता क्या है कि जो जाते हैं वहाँ पे साथ में कब्रिस्तान है, उन्होंने जहाँ पे जो भी दफनाना वगैरह होता है, उसके बाद उन्होंने आके ये ना उसको कब्र को लेप अप उस पर लगाना होता है, वहाँ से जाते हैं, मट्टी खोदते हैं सर,
उस मट्टी को करके सारी आके उससे कब्रों की उसके 30 करते seconds हैं, plus उसको करते हैं। सवाल ये है, पंजाब से मैं पूछना चाहता हूँ, ये पंजाब की उसमें डोमेन में आता है, सारे महकमे आपने ले लिए, ज़कूटे आपने भर्ती कर रहे हैं, इन चीज़ों को प्रिजर्व करें, ये आपकी हिस्ट्री है आपका। गंदारा सिविलाइजेशन के हम जो है क्योंकि अलंबरदार हैं, ये स्वाद से लेके यहाँ तक ये स्टूपर्स के साथ यही कुछ हो रहा है। इनको सेव रखें, इनको प्रोटेक्ट रखें। इमरान खान का भी यही विजन है कि टूरिज्म हमने लेके आना है, दुनिया भर से लोग आएंगे, देखेंगे, कोई पैसा आएगा, कोई डॉलर आएंगे, कोई आपकी इकोनॉमी आएगी, कोई नौकरियां खुलेंगी, ये चीजें सेव रखो। लबैक वाले डील कर लेंगे, ये फिलहाल स्टूपर्स का सोच लें। इनको सोचें, बचाएं, भावलपुर वाले को भी बचाएं, ये पंजाब वालों से हमारी उनसे फयाजुल हसन चौहान साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, या कोई और महकमा आर्काइव्स का वो देख लें इनके पुराने, और जो रवात वाला है, वैसे उनसे होना तो नहीं है क्योंकि वो तो कहते थे, और रवात वाला स्तूपा है जो, इसकी भी मेहरबानी फरमाया, जरा इनको बचाएं, इनको अपने आपकी हेरिटेज सवाल और गुजारिश के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।